आज हम स्टार्ट करेंगे सैंपल पेपर साइंस का 2020-2021। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। 19 से पहले आप पुरानी वीडियो में क्वेश्चन देख चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर ऑफ 4 क्वेश्चन फ्रॉम 21st part to 25th part। A solenoid is a long helical coil। solenoid क्या है? long helical coil means cylindrical shape में of a wire through which to order to create a magnetic field means solenoid एक क्या लिया जाता है? cylindrically insulated cylindrical लिया जाता है। उसके ऊपर हम क्या करते हैं? वायर सर्कुलर शेप में रैप कर देते हैं टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड इज सुपर इम्पोज्ड ऑफ द फील्ड। एक दूसरे को क्या करती हैं? कवर कर लेते हैं, सुपर इम्पोज कर लेते हैं ड्यू टू द करंट फ्लो थ्रू इट। और क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? करंट फ्लो होता है। जब करंट फ्लो होगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हो गया इट एक्सर्ट सम फोर्स टू अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल। क्या करेगी वो? कुछ मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी जिससे क्या होगा? मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट होंगे तो वो किस में आएंगे? मोशन में आएंगे। और मोशन मीन्स कौन सी होगी? एक तरह से एनर्जी हो गई। और वो एनर्जी कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कौन सी फॉर्म है? इज द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। It is nearly uniform inside the solenoid and close to zero outside। जो मैग्नेटिक फील्ड है उस सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है? सेम होता है, लेकिन बाहर आती क्या होता है? वो जिसका मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जैसे ही उस करंट के बाहर आएगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। Is the similar to the field of a bar magnet having the north pole at one end and south pole at the other end depending on the direction of the current of flow। इसका मतलब ये सोलेनॉइड जो है ये किसकी तरह बिहेव करता है? इट लुक लाइक और बिहेव एज ए बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट की कैरेक्टरिस्टिक होती है वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक सोलेनॉइड की होती है। इसके लिए सोलेनॉइड इज एक्ट एज ए बार मैग्नेट एंड विच इन विच द इलेक्ट्रिक करंट इज पास। और इलेक्ट्रिक करंट पास करके मैग्नेटिक फील्ड बनती है और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये सोलेनॉइड जो है बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है जिसमें दो आपके एंड होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब डिपेंड करता है किसके ऊपर? डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर। जो सोलेनॉइड का जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है वो डिपेंड किस पर करता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन ए सोलेनॉइड इज डिपेंड अपॉन द फ्यू फैक्टर्स। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है सोलेनॉइड में वो डिपेंड करता है फॉलोइंग फैक्टर्स पे। तो फैक्टर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है सोलेनॉइड में वो डिपेंड किस पर करता है? पहला अमाउंट ऑफ करंट इन द कॉइल। कॉइल में कितना करंट पास हो रहा है मींस अगर करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगी, अगर करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कम होंगी। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मोर करंट मोर फील्ड, लेस करंट लेस फील्ड। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। इसके अंदर जितने ज्यादा चक्कर होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना प्रोड्यूस होगा, जितने कम चक्कर होंगे राउंड ऑफ होंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। द फॉलोइंग ग्राफ इज obtained रिसर्चर while doing the experiment to see the variation of the magnetic field with the current in the solenoid। अगर आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड इसमें एक करंट और इसमें क्या करंट का और फील्ड का ग्राफ बनाया गया है जिसमें करंट और फील्ड ये हमारे पास क्या करंट और ये क्या फील्ड। इसके अंदर जैसे जैसे करंट फ्लो हो रहा है इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे फील्ड भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मींस देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट। जितना मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे। मोर करंट मोर फील्ड, लेस करंट लेस फील्ड। इसलिए क्या बना रहा है? एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। क्या बना रहा है? एक स्ट्रेट लाइन। इट मीन 0.6 पर फील्ड ये 0.6 पर फील्ड कितना है? 10। 0.8 पर दैट विल बी 13 12 14 जो भी है। द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है? करंट की यूनिट एम्पियर और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट मिली टेस्ला। मिली टेस्ला इज द यूनिट ऑफ फील्ड की यूनिट है और करंट की यूनिट होती क्या है? एम्पियर। ये नीचे क्वेश्चन दिए गए विच टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन ऑब्जर्व इन अ लीनियर सोलेनॉइड। जो सोलेनॉइड है उसमें कौन सी एनर्जी ट्रांसफर होती है? हम इसमें क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और वो इलेक्ट्रिक करंट किसमें कन्वर्ट होता है? मैकेनिकल में। किसमें होता है? मैकेनिकल। तो आंसर इज सी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? मोशन में लाता है किसको? मैग्नेटिक मटेरियल को। तो इसका आंसर क्या है? सी। व्हाट हैपेंड टू द सॉफ्ट आयरन प्लेस
सॉफ्ट आयरन बार प्लेस इनसाइड द सोलेनॉइड, अगर उस सॉफ्ट आयरन को किसके उस सोलेनॉइड के अंदर भर दें, जैसे मान लो ये सोलेनॉइड बनता है, कॉयल है, इसके अंदर हम क्या लगा दें, इसके अंदर हम क्या लगा दें, इसके अंदर हम क्या कर दें, सॉफ्ट आयरन प्लेस कर दें, तो ये जो सॉफ्ट आयरन है वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में कंड्यूस हो जाएगा, मींस मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएंगी। तो क्या है इसका, बार विल बी इलेक्ट्रोक्यूट, नो, बार मैग्नेट, बार विल बी मैग्नेटाइज एज लॉन्ग एज देयर इज अ करंट इन द सर्किट। हाँ, इसका मतलब क्या है, जैसे उसके अंदर हम क्या करेंगे, उस सॉफ्ट आयरन में करंट पास करेंगे, तो इसका मतलब सोलेनॉइड में करंट पास होगा तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, जब तक उसमें करंट पास करते रहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड आर सिमिलर टू दैट ऑफ, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है सोलेनॉइड के अंदर वो किसके जैसी होती है, बार मैग्नेट की तरह, जो आपने पढ़ा है, इट इज एज ए बार मैग्नेट। आंसर इज सी। एंड नेक्स्ट, आपने केवल करने कितने इसमें, 4 पार्ट करते हैं। आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ द स्टूडेंट राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ग्राफ के हिसाब से क्या लगता है, ग्राफ कैसा था, ये था, इसका मतलब स्ट्रेट लीनियर रिलेशनशिप, ये करंट था, और ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड था, इसका मतलब करंट और फील्ड के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप था, मींस फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट, फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट। तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें, देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय solenoid is inversely proportional to the current, no, magnetic field is produced by the solenoid is directly proportional to the current, yes, magnetic field जो है directly proportional to the current, तो ये भी आंसर ठीक है। the magnetic field produced by solenoid is directly proportional to the square of current, no, magnetic field produced by the solenoid is independent of current, no, करंट पर डिपेंड करता है, तो कौन सा आंसर है इसका, सेकंड। देखिए ये है इसका डी पार्ट, इसका आंसर क्या है, डी। फ्रॉम द ग्राफ डिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ग्राफ से देखते हैं, 0.8 एम्पियर है तो करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 30 मिली टेस्ला, लार्ज करंट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नॉन लीनियरली, ये भी गलत है, करंट 0.8 मैग्नेटिक फील्ड 1.2, देयर इज नॉट एनफ इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं 0.8 पर फील्ड कितना है, हम ग्राफ पर जाते हैं, देखिए ग्राफ चेक करते हैं, 0.8 हमारा ये रहा, 0.8 हमारा अमाउंट ऑफ करंट है, अगर 0.8 करंट है, ये 0.8 है, ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 13, क्या आ जाएगा 13, तो इसका मतलब 0.8 पर करंट के 0.8 एम्पियर पर फील्ड कितना है, 13, तो आंसर इज ए, इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा, इसका आंसर इज ए, इसका आंसर क्या है, ए। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21, बाइल जूस डज नॉट, बाइल जूस डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, बाइल जूस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं रहता, तो इसका मतलब बट स्टिल प्ले द सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जस्टिफाई योर आंसर। जो बाइल जूस है, नो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन द बाइल जूस, एंड दिस बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय, किससे, लीवर प्रोड्यूस करता है, कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर प्रोड्यूस करता है, और ये बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस का काम क्या है, जो फूड स्टमक में होता है, जो एसिडिक इन नेचर होता है, उस एसिडिक इन नेचर को क्या करता है, एल्कलाइन बेसिक बनाता है, बेसिक बनाने में हेल्प करता है, और फैट, लार्ज फैट ग्लोब्यूल, जो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल होते हैं, उन लार्ज ग्लोब्यूल को किसमें कन्वर्ट करता है, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में, किसमें करता है, स्मॉल ग्लोब्यूल में, स्मॉल ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल, किसके, बाय, किसके, किससे, बाय बाइल जूस, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। और ये इमल्सिफिकेशन प्रोसेस जब स्मॉल ग्लोब्यूल फैट में कन्वर्ट होता है, जिससे एंजाइम जो है, जिससे क्या होता है, एंजाइम की एक्टिव होने की एफिशिएंसी को क्या करता है, बढ़ा देता है, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम टू एक्ट, on that food. Bile juice make the food acidic medium from the stomach alkaline for the action of pancreatic juice. क्या करता है bile juice, जो फूड जो है एसिडिक मीडियम जो स्टोमक में होता है, उसको क्या बनाता है, एल्कलाइन बेस बनाता है, जिससे पेनक्रियाटिक एंजाइम, जो पेनक्रियाटिक एंजाइम जो है, जो रिलीज होंगे, वो क्या करेंगे, आराम से उसमें एक्टिव रहेंगे। बाइल जूस क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल को किसमें कन्वर्ट करता है, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में, लार्ज फैट ग्लोब्यूल कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में, फैट के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको किसमें कन्वर्ट करता है, स्मॉल टुकड़ों में, जिससे क्या होते हैं, एंजाइम की काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसका चॉइस वाला क्वेश्चन, इन बर्ड्स एंड मैमल्स हैव लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट सेपरेटेड, हार्ट
मैमल्स और बर्ड्स में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, और 4 चैम्बर, 2 लेफ्ट की तरफ, 2 राइट की तरफ, 2 लेफ्ट की तरफ, 2 राइट की तरफ। ये 2 लेफ्ट और 2 राइट होने का मतलब क्या है? इसका मतलब अलग अलग होने का कारण क्या है? ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट हो सके। जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? एनर्जी गेन होगी। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी गेन होगी तो इसका मतलब अपनी बॉडी टेम्परेचर को ये मैमल्स और बर्ड्स क्या करेंगे? मेंटेन कर पाएंगे। इसीलिए लेफ्ट और राइट साइड हार्ट के क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, विच नॉट अलाउ टू विच डज नॉट अलाउ टू मिक्स द प्योर और इम्प्योर ब्लड, जो प्योर और इम्प्योर ब्लड को मिक्स होने से रोकते हैं, और जिससे इन मैमल्स की और बर्ड्स की क्या होती है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एफिशिएंसी क्या होती है? बढ़ जाती है, और एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। अलाउिंग हाई एफिशिएंसी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। सेपरेट क्यों होते हैं? क्योंकि ये अलाउ करते हैं हाई एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन जो है बॉडी में ज्यादा से ज्यादा मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले। और दिस इज यूजफुल फॉर द एनिमल, एनिमल के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इनको किसकी जरूरत होती है? हैव हाई एनर्जी नीड, उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो वो एनर्जी कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं फॉर द मेंटेन एनर्जी ऑफ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, जिससे वो बॉडी का टेम्परेचर क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर के लिए। इसीलिए जो हार्ट में जो लेफ्ट और राइट साइड होती है वो क्या होती है? सेपरेट होते हैं, विच डज नॉट अलाउ टू मिक्स द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। State the event. Question number 22. State the event occurring during the process of photosynthesis. Photosynthesis क्या है? Photosynthesis वो process है जिसमें green plant अपना भोजन खुद बनाते हैं with the help of carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll. जैसे मान लो C6CO2 प्लस में 6H2O in presence of chlorophyll and sunlight क्या बनाएंगे? वो सनलाइट क्या बनाएंगे? C6H12O6 प्लस में 6H6O2 ये तो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया। लेकिन इसमें ट्रांसलेशन प्रोसेस है, तो ये ट्रांसलेशन में क्या होगा? एक्सेस अमाउंट पानी ज्यादा एब्जॉर्व करेंगे तो क्या होगा? 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या होगा? एवोपरेट हो जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ये कह रहा है कि इवेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला काम, जो लीव्स होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? किचन ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? किचन ऑफ सेल, जिसमें क्या होती है? क्लोरोफिल होती है। क्या होती है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में? मेसोफिल के पार्ट में। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है एक सेल ऑर्गेनिला है, जिसमें क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, जो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है किसको? लाइट एनर्जी को। लाइट एनर्जी को, सन एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करेगा? क्लोरोफिल। और ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी मीन्स टू प्रिपेयर फूड, हैड टू प्रिपेयर फूड। इसका मतलब क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स हेल्प टू प्रिपेयर फूड, मीन्स एब्जॉर्ब, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और फिर जो पानी है, जो पानी प्लांट रूट के थ्रू तो ग्राउंड से एब्जॉर्ब करता है, लीव्स तक जाता है, तो वो वाटर क्या होता है? ऑटोमेटिकली वाटर ब्रेक होता है, और ये वाटर ब्रेक होने पर क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसका मतलब जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वो किसके स्प्लिटिंग से मिलती है? वाटर के टूटने से मिलती है। वाटर के टूटने से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो इसका मतलब वाटर डिकम्पोज स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एटमोस्फेयर प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट जो एटमोस्फेयर से, वो कन्वर्ट होता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। किसमें? कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट वेयर द ऑक्सीजन इज ऑब्टेन। कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड से, और ऑक्सीजन हमें मिलता है वाटर के टूटने से। ये इवेंट होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के दौरान। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो इवेंट होते हैं, सबसे पहला सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा बाय द क्लोरोफिल, मीन एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और वो लाइट एनर्जी जो है कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। द लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। फिर वो जो वाटर है दैट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, प्लांट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, वो टूटता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन हमें मिलती है बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होता है किसमें? बनता है? कार्बोहाइड्रेट में। मीन्स हमें मेन प्रोडक्ट जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है, और अदर बाई प्रोडक्ट आर ऑक्सीजन। बाई प्रोडक्ट में क्या मिलता है हमारे को? ऑक्सीजन मिलता है, और वो किससे मिलता है? वाटर से। और मेन प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड से। उसके बाद कह रहा है, इज इट असेंशियल दैट दीज स्टेप आर
टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली, क्या ये स्टेप एक के बाद इमीडिएटली साइमल्टेनियसली एक के बाद इमीडिएटली होते हैं? नो, ये कंपलसरी नहीं है। दिस नीड नॉट टू टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली, एक इवेंट दूसरे इवेंट के बाद अचानक नहीं होता है, ये कंपलसरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल दे रखा है, डेजर्ट प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड टेक एट नाइट। डेजर्ट प्लांट क्या होते हैं? जो रेगिस्तान में जो प्लांट ग्रो होते हैं वो रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं? एटमोस्फेयर से लेते हैं नाइट के टाइम, और वो एक इंटरमीडिएट अंदर अपने आप ही एक इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करते हैं सिंथेसाइज करने के लिए, ताकि वो इंटरमीडिएट एक्ट कर सके दिन के टाइम। जैसे ही लाइट एनर्जी उस पर पड़े और क्लोरोफिल क्या करे, वो एब्जॉर्ब करे और क्या नाम है, प्रोसेस करे फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, अपने आप प्रिपेयर करते हैं इंटरमीडिएट को डेजर्ट प्लांट, विच एक्ट अपॉन बाय, जो एब्जॉर्ब करेगा लाइट एनर्जी, जब उस पर एक्ट करेगी क्लोरोफिल जब एब्जॉर्ब करेगा, और वो एक्टिव होंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डे। तो इसका मतलब इट इज नॉट एसेंशियल दैट द स्टेप टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली, कि हर स्टेप एक के जस्ट दूसरे के बाद हो। एग्जाम्पल आपको बताया डेजर्ट प्लांट में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, गिव द टेस्ट दैट कैन बी यूज टू कंफर्म द कार्बन इन ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड में कार्बन है या नहीं है, ये हमें कैसे पता लगेगा? कार्बन है तो इसका मतलब क्या करेंगे, अगर उसे बर्न करेंगे कार्बन कंपाउंड को, कार्बन कंपाउंड को अगर बर्न करेंगे तो कार्बन जलने पर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड इट गिव्स, वो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा। क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर हम लाइम वाटर में पास करें, लाइम वाटर क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। इफ द कार्बन डाइऑक्साइड, अब कह रहा है कि इसकी प्रेजेंस कैसे पता लगी, इसका टेस्ट कैसे पता लगेगा? उस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लाइम वाटर में पास करें तो क्या बनेगा? वो हमें देगा एक मिल्की व्हाइट मिल्की वाटर। क्या देगा? वो मिल्की वाटर, CaCO, मिल्की सब्सटेंस देगा एंड टर्न टू मिल्की, और क्या आएगा? वाटर क्या हो जाएगा? एवोपरेट हो जाएगा। टर्न लाइम वाटर इनटू मिल्की, और ये क्या हो जाएगा? वाटर एवोपरेट हो जाएगा। एक टेस्ट तो ये है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को दूसरे क्या देखें, टेक ए बर्निंग कैंडल, अगर उसके पास ले तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? इट विल एक्सटिंग्विश दैट बर्निंग कैंडल, बुझा देगा उसको। अगर विद द वैलेंसी 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। कैसे? क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या आता है इसका? 6, एटॉमिक नंबर इज 6। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो Kl आ जाएगा। K मींस मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन, 2 बचे कितने? 4। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। और आउटर मोस्ट सेल को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी इसकी 4 है। हाउ कार्बन एबल टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन इट्स कंपाउंड, तो कार्बन गैस अपनी वैलेंसी कैसे? देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर देखो 6 आप उसका एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सके। इट हैज नॉट सच मच मोर एनर्जी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस सेल, अपने वैलेंस सेल से 4 एनर्जी लूज करने के लिए उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10 और प्रोटॉन होते हैं 6, तो इसका मतलब प्लस चार्ज इज 6 माइनस चार्ज इज 10। तो न्यूक्लियस के पास इतनी एनर्जी नहीं होती, मींस प्रोटॉन जो 6 ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाते हैं, तो न्यूक्लियस के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सके। तो इसलिए वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो क्या करता है? इट शेयर टू द अदर एटम टू फॉर्म कंपाउंड। और जब शेयर करके इलेक्ट्रॉन बनाता है तो वो किस टाइप का बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड। तो हाउ द कार्बन एबल टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? कार्बन अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गिव द टेस्ट, टेस्ट क्या करें कि कार्बन को जलाएंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका जो गैस निकली हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकली उसको लाइम वाटर में पास करेंगे, लाइम वाटर में पास करेंगे तो क्या बन जाएगा? इनटू मिल्की में कन्वर्टेड इनटू मिल्की। और ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा? बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन विद द अदर एलिमेंट। अदर 4 एलिमेंट से या अदर एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? शेयर बनेगा करेगा, जिससे उसकी क्या हो जाएगी? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका और वाला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज मोर देन दोज फॉर्म बाय अदर एलिमेंट पुट टुगेदर। कार्बन के कंपाउंड इस एनवायरमेंट में अदर एलिमेंट से कंपेरेटिवली क्या है? ज्यादा है। इसके 2 रीजन दीजिए। पहला रीजन है इसकी कैटेनेशन। कैटेनेशन को हम दूसरा नाम बोलते हैं क्या?
सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? कार्बन अपने आप ही अपने आप जुड़ जाता है, मीन सेल्फ लिंकिंग हो जाता है, अपने आप कंबाइन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटेनेशन कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन कार्बन आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। कार्बन कार्बन आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं और फॉर्म ए लॉन्ग चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लॉन्ग चेन एंड फॉर्म ए लॉन्ग चेन। इसको हम बोलते हैं कैटेनेशन। और लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड कैटेनेशन की बनने की वजह से बनते हैं। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। और ये जो चेन बनती है इसकी स्टेट चेंज होती है, ब्रांच चेंज होती है और कौन सी होती है? रिंग चेन। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन की जो आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 वैलेंसी इसकी होती है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसके 4 मोनो एलिमेंट के साथ जुड़ सकते हैं। इसका मतलब ये एक फ्रेंडली नेचर होता है। क्या होता है? फ्रेंडली नेचर। अपने साथ भी जुड़ता है और किसी अदर एलिमेंट को, हेट्रोएटम को भी अपने साथ मिला देता है, कंबाइन हो जाता है उसके साथ। और 4 वैलेंसी होने की वजह से ये क्या बनाता है? टेट्रावैलेंट कंपाउंड बनाता है। तीसरा क्या है कि स्मॉल इन साइज। ये इसका साइज क्या है? काफी स्मॉल है। स्मॉल साइज होने के कारण ये क्या बनाता है? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मजबूत बॉन्ड बनाता है जिससे टूटने में क्या होता है? थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, मीन मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट आयनिक से कम होता है। इसका मतलब स्मॉल इन साइज। दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी है कार्बन की जो क्या नाम है अदर एलिमेंट से ज्यादा कंपाउंड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पूरा सैंपल पेपर है आपका, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हो रहा। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड बाय द स्टूडेंट ऑन ट्रीटिंग द 4 मेटल। जब एक स्टूडेंट जो है ऑब्जर्व करता है ट्रीटिंग 4 मेटल, 4 मेटल है मेरे पास, एक पी, एक क्यू, एक आर और एक एस। 4 मेटल पी क्यू आर एस। देखिए 4 मेटल है, एक पी, एक क्यू, एक आर और एक एस। ऑन द गिवन सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ करता है। अगर पी मैग्नीशियम सल्फेट, ये क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। ये क्या है? जिंक सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और ये क्या है? सोडियम सल्फेट। तीनों क्या? एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन मीन सॉल्ट सोल्यूशन, पानी में सॉल्ट डिजोल्व की फॉर्म में डिजोल्व हुआ है। तो इसका अगर पी सैंपल हम लेते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन। रिएक्शन किसके साथ होता है? जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करता। कौन? पी। क्यू क्या करता है? रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ भी करता है, जिंक के साथ भी रिएक्ट करता है, कैल्शियम के साथ भी रिएक्ट करता है और सोडियम के साथ भी रिएक्ट करता है। अगर मैं कहूं क्यू जो है सबके साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्यू सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। मोस्ट रिएक्टिव इज क्यू। क्यू सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब सबके साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन है। रिएक्शन है तो डिस्प्लेस कर रहा है इसका मतलब। तो इसका मतलब क्यू इज मोस्ट रिएक्टिव। ये क्या है? सबसे ज्यादा 1 नंबर दे रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद आर। आर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? मैग्नीशियम के साथ नहीं कर रहा है, जिंक के साथ कर रहा है, कैल्शियम के साथ नहीं कर रहा है, मैग्नीशियम। इसका मतलब आर केवल कैल्शियम के साथ कर रहा है, जबकि पी किसके साथ कर रहा था? जिंक और कैल्शियम दोनों के साथ कर रहा था। तो इसका मतलब आर और पी में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? पी ज्यादा रिएक्टिव है। और आर क्या है? पी से कम रिएक्टिव है। अब बताते हैं एस, देखते हैं एस बेचारा किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो है वो एस है। इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यू, उससे कम पी, उससे कम आर, उससे कम एस। लेकिन उसने क्या? अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। इंक्रीजिंग का मतलब कम से ज्यादा, जो सबसे कम रिएक्टिव है। तो इसका मतलब पहले का आंसर क्या है? सबसे कम रिएक्टिव। सबसे कम कौन सा है? एस है। तो हमारा आ गया आंसर। आंसर फर्स्ट ए का आंसर क्या है? सबसे कम रिएक्टिव एस। एस डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे कम एस। एस से कम, एस से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आर। एस से ज्यादा कौन रिएक्टिव? आर। और आर से ज्यादा पी। पी से ज्यादा क्यू। इसका मतलब एस, आर, पी, क्यू। क्यू सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और सबसे कम रिएक्टिव एस है। लीस्ट रिएक्टिव, इसका मतलब इससे हमारे पर एक रिजल्ट निकल गया लीस्ट रिएक्टिव। इसका मतलब एस इज लीस्ट रिएक्टिव और क्यू इज मोस्ट रिएक्टिव। इसके हिसाब से आंसर आपका क्या है? ये वाला, ये आंसर है बस। उसके बाद सेकंड पॉइंट कह रहा है अगर हम क्यू को किसके साथ रिएक्ट करें? कॉपर सल्फेट के साथ। क्यू को अगर हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा? क्यू एस ओ फोर, क्यू एस ओ फोर प्लस में सी यू। तो इसमें क्या होगा? वेन राइट द केमिकल फॉर्मूला। अगर क्यू जो है
कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, Q जो है कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और Q इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसका मतलब Q क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। व्हाई? बिकॉज कॉपर Q ने कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, तो Q इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 देखते हैं क्या कह रहे हैं। A student observe the above phenomena in the lab as a white light। एक white light है, ये white light है। आपको पता है white light pass through the prism। जब white light prism से पास होती है तो इसका मतलब ये मेरे पास कौन सा है, रेयर मीडियम, ये क्या है, डेंसर मीडियम। तो क्या होगा, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, बेंड होती है। और जैसे ही ये लाइट प्रिज्म से टकराती है तो रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता है। और साथ में क्या होता है, लाइट क्या होती है, स्प्लिट होती है 7 डिफरेंट कलर में। 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट होती है तो क्या बनाती है, विब ग्योर, VIBGYOR। सबसे एंड में आर बनता है और सबसे नीचे क्या बनेगा, वायलेट। वायलेट सबसे कम बैंड होगा और सबसे ज्यादा बैंड कौन सा होगा, वायलेट। वायलेट सबसे ज्यादा बैंड होगा और ये कौन सा होगा, रेड लीस्ट। ये लीस्ट बैंड होगा और ये क्या होगा, मोस्ट बैंड। डेविएशन जो है सबसे ज्यादा वायलेट की होगी और सबसे कम डेविएशन किसकी होगी, रेड कलर की। इस क्यों, क्योंकि रेड की वेवलेंथ वायलेट कलर से ज्यादा है। वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर। इसलिए वायलेट कलर ज्यादा डेविएट होगा, ज्यादा बैंड होगा एज कंपेयर टू रेड कलर। रेड कलर से वायलेट कलर ज्यादा बैंड होगा। तो इसका मतलब मैनी अदर कलर, among the many other color he observed that the position of the two color red and violet। रेड ऊपर है, वायलेट नीचे है, तो हमारा क्या बनता है, विप ग्योर, VIBGYOR। वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। फिर दोबारा देखिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर जिसमें वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। वायलेट सबसे ज्यादा बैंड होता है और रेड सबसे कम बैंड होता है। व्हाट इज द फिनोमिना, ये क्या है, इसका मतलब एक व्हाइट लाइट टूटी, स्प्लिट हुई, कितने, 7 डिफरेंट कलर में। तो जब स्प्लिटिंग ऑफ ए व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। व्हाट इज द फिनोमिना इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन। क्या बोलेंगे इसे, डिस्पर्जन बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन। व्हाट इज द रीजन फॉर द वायलेट लाइट टू बेंड मोर देन द रेड लाइट। इसका मतलब वायलेट जो है रेड लाइट से ज्यादा बैंड होती है, क्यों, स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इनसाइड द प्रिज्म इज स्लोएस्ट देन दैट ऑफ रेड लाइट। इसका मतलब जैसे ही क्या नाम है, व्हाइट लाइट इसे टकराती है तो ये टूटती है, तो स्पीड किसकी, वायलेट कलर की स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। वायलेट कलर की स्पीड कम होने की वजह से ज्यादा बैंड होती है और उसकी वेवलेंथ क्या है, कम है। तो स्पीड ऑफ वायलेट कलर इज लेस एज कंपेयर टू रेड, देयरफॉर इट डेविएट मोर। वायलेट कलर ज्यादा डेविएट होती है और रेड कलर कम डेविएट होती है। तो मिनिमम डेविएशन ऑफ इज ऑफ रेड कलर एंड लार्जेस्ट डेविएशन, मोस्ट डेविएट इज वायलेट। क्यों, व्हेन इट बेंड द वायलेट हैज लेस स्पीड एज कंपेयर टू रेड, इसलिए वो क्या होती है, ज्यादा डेविएट होती है। क्वेश्चन नंबर 26। इसमें एक क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, स्टूडेंट हैज टू रेसिस्टर, 2 ओम और 3 ओम। उसके पास 2 ओम और 3 ओम के दो रेसिस्टर हैं। रेसिस्टर्स मींस विच, एक रेसिस्टर द इंस्ट्रूमेंट विच, जो रेसिस्टर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो क्या करता है, रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। सी हैज टू पुट वन ऑफ देम इन प्लेस R2। एक को किसमें करता है, R2 में। एज सोन इन सर्किट द करंट इज नाउ सी नीडेड। अब उसको करंट क्या चाहिए, एंटायर सर्किट का 9 एम्पियर। इस पूरे सर्किट में करंट कितना चाहिए उसको, 9 एम्पियर, 9 एम्पियर का उसको करंट चाहिए। और जबकि वोल्टेज सप्लाई कितनी है, 12। तो कैलकुलेट विच रेसिस्टर शुड यू चूज। वो कौन सा रेसिस्टर चूज करेगी। एक तो 4 ओम का है और एक 2 ओम का है। 2 ओम और 3 ओम में से कौन सा रेसिस्टेंस वो यूज करेगी इस R2 की जगह, ताकि उसके पास टोटल जो करंट आ जाए वो 9 एम्पियर का हो और जबकि वोल्टेज कितनी है, 12।
इसके अलावा 2 एम्पियर 2 ओम और 3 ओम में से कौन सा रेसिस्टेंस वो R2 की जगह लगाए जिससे उसको टोटल करंट 9 एम्पियर मिले। कितना मिले? 9 एम्पियर। तो इसका मतलब रेसिस्टेंस कितना जा रहा है? एक R1 4 और R2 निकालना है। सॉल्यूशन, मेरे पास R1 कितना है? 4 ओम, R2 क्वेश्चन मार्क, टोटल करंट इन द सर्किट कितना है? 9। इसका मतलब इसमें करंट कुछ जाएगा, इसमें करंट कुछ जाएगा, लेकिन सर्किट में करंट कितना है? 9। तो आई टोटल करंट, आई इज द टोटल करंट 9 एम्पियर, और टोटल और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। और पैरेलल में आपने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप जो है दोनों रेसिस्टेंस में सेम होता है। तो इससे क्या निकल जाएगा? अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो R इज इक्वल टू, दिस इज द टोटल रेसिस्टेंस 12 अपॉन में 9 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3 ओम। टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3। एंड नाउ R1 एंड R2 जो है दोनों किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। connected in parallel। तो पैरेलल का हमारे पास फार्मूला 1 अपॉन आर इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन R2। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करके आ जाएगा हमारे पास आंसर। देखिए हमारे पास क्या है? 1 अपॉन आर, आर कितना है? आर आ गया हमारे पास, चलो आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 4 प्लस 1 अपॉन R2, और इस आर की जगह क्या रख देंगे? 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3, ये आ जाएगा हमारे पास 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3, 3 कहाँ जाएगा? ऊपर। अब क्या लेंगे? 3 अपॉन 4, इसका क्या लेंगे? एलसीएम। 4R2 और ये क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, R2 प्लस 4 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा? 4 3 जा 12, R2 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट R2 प्लस में 4, ये 12 और 4 आपस में कट जाएंगे, देखो ध्यान से। तो क्या आएगा? 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, क्या बचा? 3R2। इसको रब कर देते हैं जरा, 3R2। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? ये आ गया 3R2 इज इक्वल टू, क्या बचा? R2 प्लस में 4, प्लस का है जाके माइनस 3R2 माइनस R2 इज इक्वल टू 4, 2R2 इज इक्वल टू 4, R2 इज इक्वल टू 2 ओम। तो वो जो है इस 2 ओम और 3 ओम की जगह में से कौन सा लेगा? वो 2 ओम का रेसिस्टेंस लेगा। क्या लेगा? 2 ओम का रेसिस्टेंस। तो R2 इज इक्वल टू 2 ओम रेसिस्टेंस सी यूज। तो इस R2 की जगह क्या आ जाएगा? इस R2 की जगह क्या लेंगे? वो 2 ओम का रेसिस्टेंस। आंसर इसका कितना है? 2 ओम रेसिस्टेंस। एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर द सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा? जब क्रॉस, अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से, मेंडल के हिसाब से सेल्फ पॉलिनेशन जो होगा वो कब होगा? क्रॉस पॉलिनेशन के बाद। बिटवीन द राउंड, किसके बीच में? राउंड और येलो सीड के बीच में जब क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, आर और येलो। क्योंकि फर्स्ट फिलियल में जो हमारे पास प्लांट जो ओपनन होता है वो क्या होता है? राउंड और येलो होता है। क्या होता है? राउंड और येलो होता है। तो उसको क्या वो करते हैं? उसको क्या करते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। द फॉलोइंग सीड इज ऑब्टेन, ये सीड ऑब्टेन होती है। सीड राउंड और येलो, हमारे पास राउंड और येलो की सीड ऑब्टेन होती है कितनी? 630 नंबर ऑब्टेन होती है। राउंड और ग्रीन की 216 ऑब्टेन होती है।
येलो और रिंकल्ड की रिंकल और येलो की 202 ऑक्टेन होती हैं, रिंकल्ड और ग्रीन की 64 होती हैं। तो अगर हम इसके एक रेशो बना दें तो हमें जो रेशो ऑक्टेन होता है वो होता है 9:3:3:1 होता है। अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 9:3:3:1। इसका मतलब अगर 9 टोटल हमारे पास 16 अगर इवेंट, मतलब जो हमारे पास इवेंट जीनोटाइप तो फिनोटाइप बनता है, तो या जो हमारे जो जीनोटाइप और फिनोटाइप बनते हैं, तो उसमें से 9 जो होगा वो राउंड और येलो होगा। 3 जो होगा रेशो वो किसका होगा, राउंड और ग्रीन का होगा। रिंकल का येलो का कितना होगा, 3। रिंकल और ग्रीन का कितना होगा, 1। तो एनालाइज एंड डिसाइड द मैकेनिज्म और इनहेरिटेड एंड एक्सप्लेन द रिजल्ट। तो इसका ना जो हमें रेशो ऑब्टेन होता है वो 9:3:3:1 का होता है, विच पेरेंटियल एज वेल एज न्यू कॉम्बिनेशन आर ऑब्जर्व। क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन से पहले जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है और उसमें हमारे को सारे के सारे जो प्लांट मिलते हैं वो राउंड और येलो के मिलते हैं, डोमिनेंट करेक्टर के मिलते हैं। जब सेल्फ पॉलिनेशन से पहले, और जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो हमें वेराइटी ऑफ प्लांट या करेक्टरिस्टिक्स जो है वो अलग चेंज हो जाती है। और ये केवल कम्बिनेशन किसके, पहले तो पेरेंट्स कम्बिनेशन होता है, मीन्स गैमेट इन्वॉल्व होता है पेरेंट्स का। फिर सेल्फ पोलिनेशन में हमें न्यू कॉम्बिनेशन ऑब्जर्व होती है। दिस इंडिकेट दैट द प्रोजेनी प्लांट हैव नॉट इनहेरिटेड एज ए सिंगल होल जीन फ्रॉम ईच पेरेंट। इससे ये पता लगता है कि जो सिंगल, जो हमारे पास नया जो प्लांट मिलता है, नया जो प्रोजेनी मिलता है, नया जो ऑफस्प्रिंग मिलता है, वो एक ही जीन के एक ही पेरेंट से नहीं मिलते। इसका मतलब देयर इज ए वेराइटी ऑफ करेक्टर वी कैन ऑब्टेन बाय द सेल्फ पॉलिनेशन से। सेल्फ पॉलिनेशन से हमें डिफरेंट करेक्टर के प्लांट मिलते हैं। इन ह्यूमन in human there is a 50% probability of birth of a boys। ह्यूमन बीइंग में 50% जो लड़के होने के चांस हैं, एंड 50% प्रोबेबिलिटी दैट अ गर्ल विल बोर्न। 50% लड़की होने के चांस हैं। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, विद द डिटर्मिनेशन इन सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग में। अब कैसे पता लगेगा कि इसका मतलब जो ह्यूमन बीइंग में जो मेल होता है, मदर मीन्स फीमेल, उसमें क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। टोटल पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 23। 23 में से 22 जो पेयर होते हैं क्रोमोसोम के वो ऑटोसोम होते हैं, वो सेम होते हैं। लेकिन जो 23rd क्रोमोसोम होता है वो अनपेयर, वो सेम नहीं होता, वो हेट्रोसोम होता है। तो वो क्या होता है, एक्स और वाई। और वो जो डिफरेंट गैमेट होते हैं वो किस में पाया जाता है, मेल में, मीन्स फादर में। ये फादर में पाया जाता है। और ये एक्स एक्स क्रोमोसोम किस में पाया जाता है, मदर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मदर में। मदर में जो क्रोमोसोम है वो परफेक्ट होता है, और फादर में जो क्रोमोसोम का जो पेयर होता है ये मैच होता है, और ये क्या होता है, मिसमैच होता है। तो अगर मान लो फादर का और मदर के क्रोमोसोम, फादर का और मदर के क्रोमोसोम आपस में क्या करें, फ्यूजन करेंगे, तो इसका मतलब ये एग, एक क्रोमोसोम किससे आया, एक्स मदर से आया, फादर से क्या है, एक्स आया। तो क्या आएगा, एक्स मदर से और एक्स फादर से। तो क्या है, एक्स फ्रॉम मदर एक्स फ्रॉम फादर, तो क्या आएगा, एक्स एक्स आ गया। फिर एक्स फ्रॉम, ये एक्स फ्रॉम मदर और वाई फ्रॉम फादर, तो ये हो जाएगा एक्स फ्रॉम मदर वाई फ्रॉम फादर, एक्स वाई बन गया। फिर एक्स फ्रॉम मदर और एक्स फ्रॉम फादर, क्या बन गया, एक्स एक्स बन गया। फिर एक्स फ्रॉम मदर वाई फ्रॉम फादर, तो ये क्या बन गया, एक्स वाई बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ, जब मदर से मदर से क्रोमोसोम आएगा तो इसका मतलब जो सेक्स ऑफ ए चाइल्ड है वो डिसाइड नहीं करेगा वेदर इट इज मेल और फीमेल। जो सेक्स ऑफ ए चाइल्ड है दैट विल बी डिसाइडेड ओनली बाय द गैमेट ऑफ किसका, फादर के गैमेट से, फादर के क्रोमोसोम से पता लगेगा कि बॉय है या गर्ल है। एक्स फ्रॉम मदर, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम मदर से ही आएंगे, तो एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एक्स क्रोमोसोम फादर तो गर्ल होगा ये। और एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर और एक्स क्रोमोसोम फादर वाई क्रोमोसोम फादर, तो क्या बनेगा ये बनेगा हमारा बॉय। एक्स वाई बॉय, तो इसका मतलब बॉय हो गया, और ये क्या हो गया, गर्ल हो गए। तो इसका मतलब एक्स एक्स आर ट्रांसफर फ्रॉम मदर, it will not decide whether the offspring or newborn child is male or female, that will decided only by the chromosome। ये जो डिसाइड होगा वो किससे डिसाइड होगा, फादर के क्रोमोसोम से।
मदर के क्रोमोसोम से पता नहीं लगेगा कि नया बॉर्न जो बेबी है वो बॉय है या गर्ल है। नया जो बेबी बॉय है या गर्ल है वो किससे पता लगेगा? फ्रॉम द क्रोमोसोम ऑफ फादर, क्योंकि मिसमैच क्रोमोसोम ओनली वाई जो क्रोमोसोम है, वाई गैमेट जो है, वाई जो स्पर्म्स है, दैट विल डिसाइड वेदर द कि जो बॉर्न है वो बॉय है या गर्ल है। इसलिए 50% चांस बॉय गर्ल्स के और 50% चांस बॉयज के हैं। एंड दिस विल, ये जो डिसाइड होगा ये ओनली बाय द क्रोमोसोम ऑफ फादर के क्रोमोसोम से ही पता लगेगा। फादर के ही क्रोमोसोम से पता लगेगा। इसका मतलब जो डिसाइड करता है वेदर इट इज बॉय और गर्ल, वो क्या होता है? हमारा सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्स क्रोमोसोम मींस ओनली दिस एक्स वाई विच इज प्रेजेंट ओनली इन फादर। तो फादर क्रोमोसोम ऑफ फादर विल डिसाइड द न्यू चाइल्ड विल बी बॉय और गर्ल। तो अब देखते हैं इसको, देखिए। इन ह्यूमन बींग जीन आर इनहेरिटेड फ्रॉम और पेरेंट्स डिसाइड वेदर द बोर्न चाइल्ड बॉय और गर्ल। इसका मतलब नया बच्चा जो है बॉय या गर्ल होगा वो किसे? ह्यूमन बींग के जीन से पता लगेगा। वुमेन के have a perfect pair of sex chromosome XX but man has mismatch। वुमेन जो है मदर में परफेक्ट पेयर क्रोमोसोम होते हैं और मैन में अनपेयर मिसमैच होते हैं। क्रोमोसोम फ्रॉम मदर विल नॉट डिसाइड, मदर के क्रोमोसोम से पता नहीं चलेगा कि सेक्स ऑफ ए चाइल्ड, बट द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिसाइडेड क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर। मदर के क्रोमोसोम से पता नहीं चलेगा कि जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। लड़का या लड़की है वो किसके क्रोमोसोम से पता लगेगा? फादर के क्रोमोसोम से, मेल के क्रोमोसोम से। ऑल चिल्ड्रन वर इनहेरिटेड एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर वेदर ही दे आर बॉय और गर्ल। कोई बच्चा लड़का है या लड़की है उसके पास एक्स क्रोमोसोम जो उसकी मदर से इनहेरिटेड होंगे, मदर से इनहेरिटेड एक्स क्रोमोसोम होगा। लेकिन वो चाहे लड़का है चाहे लड़की है, एक्स क्रोमोसोम मदर से आएंगे ही आएंगे। लेकिन सेक्स जो ऑफ ए चिल्ड्रन विल डिटरमाइन ओनली व्हेन दे विल इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फादर। जो बच्चे का जो सेक्स है वेदर इट इज बॉय है या गर्ल है, वो केवल तब पता लगेगा जो क्रोमोसोम फादर से आएंगे। अगर फादर से क्रोमोसोम एक्स आते हैं तो वो क्या होगा? गर्ल होगा। अगर फादर से क्रोमोसोम वाई आते हैं तो वो क्या होगा? बॉय होगा। इसका मतलब डिसाइडिंग क्रोमोसोम इज ओनली पेरेंट्स। अगर एक्स क्रोमोसोम फादर से आते हैं तो वो बनेगा, वो नया बोर्न होगा, चाइल्ड चाइल्ड जो होगा वो गर्ल होगी। अगर वाई क्रोमोसोम फादर से आते हैं तो क्या होगा? बॉय। क्योंकि मदर से एक्स क्रोमोसोम ही आते हैं, चाहे वो बॉय है चाहे गर्ल है। इसीलिए डिसाइडिंग क्रोमोसोम ओनली बाय द फादर, और दैट इज द 50-50% चांस ऑफ बॉयज और गर्ल्स। प्लास्टिक कप वर यूज टू सर्व टी इन ट्रेन इन अर्ली डेज। पहले जो है चाय पिलाने के लिए ट्रेन में क्या की सर्व की जाती थी? प्लास्टिक कप सर्व किए जाते थे। दीज शुड कुड बी रिटर्न टू द वेंडर, और वो वेंडर को वापस कर देते थे। क्लीन एंड रीयूज, उसको रीयूज करते थे। अब क्यों? इसका मतलब वो चल नहीं पाए होंगे, इसका मतलब लेटर फिर कुल्हड़ यूज होने लगे, वर यूज इंस्टेंट ऑफ प्लास्टिक कप। फिर प्लास्टिक कप के बदले क्या यूज होने लगे? कुल्हड़ यूज होने लगे। नाउ द पेपर कप आर यूज्ड फॉर सर्विंग टी। अब क्या यूज हो रहे हैं? पेपर कप। मतलब प्लास्टिक पहले यूज हुआ, फिर कुल्हड़ यूज हुआ, अब पेपर कप। व्हाट आर द रीजन टू शिफ्ट द प्लास्टिक से कुल्हड़, कुल्हड़ से फिर फाइनली पेपर कप? प्लास्टिक जो है क्या कहते हैं, जब यूज करते थे तो उसको वेंडर को वापस कर देते थे। वापस करने के बाद उसको रीयूज करता था। क्यों? क्योंकि उसको धो के फिर दोबारा रीयूज करता था। लेकिन वो सही ढंग से धोता है या नहीं धोता है, दैट इज द प्रॉब्लम। और इससे क्या होता था? हाइजेनिक प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। और हाइजेनिक प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट होती थी तो इसीलिए उसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के लिए क्या हुआ? फिर प्लास्टिक कप यूज हुए। और प्लास्टिक कप यूज होने से क्या हुआ? वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस थे। वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है? इजीली डिकम्पोज नहीं होता। इजीली डिकम्पोज नहीं होता तो इसके लिए क्या मतलब हो गया? इससे नुकसान ये हो गया, क्या नाम है, कि हमारा एनवायरनमेंट खराब हो गया। तो इसीलिए उसको हटा दिया। उसको हटाने के चक्कर के बाद, चक्कर उसके हटाने के बाद क्या यूज करने लगे? कुल्हड़ यूज करने लगे। कुल्हड़ मिट्टी के बर्तन का था। मिट्टी जब उसके लिए बनाने के लिए हमें मिट्टी चाहिए होती थी। और मिट्टी कहाँ से मिलती? हम टॉप मिट्टी को हम टॉप सरफेस से हम उसको लेते जाते थे। जब मिट्टी टॉप लेयर से अर्थ हम निकाल रहे थे तो उसकी फर्टिलिटी क्या हो रही थी? खराब हो रही थी। फर्टिलिटी खराब हो रही थी तो इसका मतलब वो भी हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं रहा। तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया। अब उसको रिप्लेस किसको कर रहे हैं? कुल्हड़ के बदले हम रिप्लेस कर रहे हैं पेपर कप। पेपर कप क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि पेपर कप एक तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, इजिली डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज का मतलब इजिली क्या हो जाएगा? रिसाइकल हो जाएगा और हमारे एनवायरनमेंट को कोई ज्यादा नुकसान नहीं देता।
इसीलिए लास्ट में डिसाइड किया गया पेपर कप को हम यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ कूलर और इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक कप. It is a recycle, it can be recycle और नो और biodegradable substance and does और जो हमारे environment को किसी टाइप से नुकसान नहीं पहुंचाता है. The use of plastic cup raised the concern towards the hygienic and they were the replaced by the disposable plastic cup. हो गया. उसके बाद प्लास्टिक कप क्या था हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म, जो छोटे छोटे टुकड़ों में डिकम्पोज नहीं हो सकता था, नहीं हो पाता था और हमारे एनवायरनमेंट को क्या करता था, खराब करता था, क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी खराब होती थी और हमारा वाटर वाटर कंटेमिनेटेड हो जाता था, पोल्यूट हो जाता था, जिसकी वजह से उसकी बदले हमने क्या क्या यूज करने लगे, कुल्हड़ यूज करने लगे. फिर कुल्हड़ बनाने के लिए उसके लिए मिट्टी की जरूरत होती थी लार्ज लार्ज स्केल पे, रिजल्टेड इन लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जिससे क्या होती थी, सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती थी. तो इसका मतलब टॉप सॉइल की जो फर्टिलिटी, जो उपजाऊ मिट्टी थी वो खराब हो गई थी, इसका मतलब क्योंकि यूज हो जाती थी. और इसलिए उसको इसके बदले क्या यूज करने लगे, डिस्पोजल पेपर कप यूज करने लगे. डिस्पोजल पेपर कप अब यूज करने लगे, क्यों? क्योंकि पेपर क्या होता है, इजीली रिसाइकल हो जाता है और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है. बायोडिग्रेडेबल मतलब विच इजीली डिकम्पोज एंड मिक्स टू द एनवायरनमेंट, और हमारे एनवायरनमेंट को खराब नहीं करता है, ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए क्या करता है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है. अदरवाइज इट इज बेनिफिशियल एंड डज नॉट कॉज एनी टाइप. और इको फ्रेंडली मीन, इको फ्रेंडली मीन हमारे इको सिस्टम के साथ क्या बनाए रखता है, दोस्ती बनाए रखता है, फ्रेंडशिप होती है इसकी, ताकि हमारा इको सही रहे, मीन्स हमारा एनवायरनमेंट साफ रहे, और जिसकी वजह से डज नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन. इसीलिए हमने क्या नाम है, प्लास्टिक कप के बदले कुल्हड़, और फिर कुल्हड़ के बदले लास्ट में पेपर कप यूज करने लग गए. दीज आर द क्वेश्चन अप टू 28 एंड इसके बाद वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.